तो एंटन चेखोव का ये मशहूर ड्रामा है द चेरी ऑर्चर्ड। अब ये सिर्फ एक खानदान की कहानी नहीं है, असल में ये एक पूरी दुनिया की दास्तान है। एक ऐसी दुनिया जो एक बहुत बहुत बड़ी तब्दीली के दहाने पे खड़ी थी। ये ड्रामा हमें सीधा उस लम्हे में ले जाता है जहां पुरानी दुनिया की कदरें नई दुनिया की हकीकतों से टकरा रही हैं। तो ये कहानी है माजी और मुस्तकबिल की कशमकश की, और इसमें हर किरदार को एक बहुत ही मुश्किल इंतखाब का सामना है। इस पूरे ड्रामे की बुनियाद आप कह सकते हैं इसी एक सवाल पर है। ये सवाल जज्बाती कदर को सर्द ठोस हकीकत यानी पैसे के मुकाबले में ला खड़ा करता है। एक तरफ तो यादें हैं और दूसरी तरफ एक नीलामी का हथौड़ा। ये ड्रामा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई माजी की यादों की कोई कीमत हो सकती है। अच्छा, आज हम इस कहानी को 4 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे एक खानदान अपने जवाल का सामना करता है, फिर उनके बाग की किस्मत का फैसला कैसे होता है, नीलामी में कौन जीतता है, और आखिर में इस तब्दीली की आवाज कैसी सुनाई देती है। तो चलें इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। कहानी का आगाज होता है मादाम रेयोन्योस्की की वापसी से। वो पूरे 5 साल बाद बैरून मुल्क से अपनी आबाई जागीर पर लौटी हैं। माहौल बज़ाहिर तो खुशगवार है, लेकिन हवा में एक अजीब सा खौफ और बेचैनी है। वो उस घर में वापस आई हैं जहां उनका सारा माजी बसा है, लेकिन मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं। सवाल ये है कि क्या वो अपने घर को बचा पाएंगी? और ये है वो असल बहरान जिसका इस खानदान का सामना है। उनके पास अपने घर को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगस्त तक का वक्त है। उनका वो शानदार चेरी का बाग जो नस्लों से उनके खानदान की शान रहा है, अब उनके माली जवाल की अलामत बन चुका है। वक्त तेजी से गुजर रहा है और खानदान के पास सच पूछे तो कोई हल नहीं है। अब देखें, यहाँ जो चीज वाकई में दिलचस्प है ना, वो ये है कि हर किरदार एक बिल्कुल अलग दौर, एक अलग सोच की नुमाइंदगी कर रहा है। जैसे रानियोस्की हैं, वो तो बस माजी में ही जी रही हैं। फिर लुपाखिन हैं, एक किसान का बेटा जो आने वाले कल की अमलियत पसंदी की एक जिंदा मिसाल है। आनिया और ट्रोफिमोव, वो एक नए, एक मिसाली मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे हैं। और फिर वो बूढ़ा नौकर फिरिस, वो उस माजी की आखिरी निशानी है जिसे सब भूलते जा रहे हैं। असल में किरदारों का यही तसादुम है जो इस ड्रामे को इतना पावरफुल बनाता है। तो अब हम कहानी के मरकजी तनाज़े की तरफ बढ़ते हैं, चेरी के बाग की किस्मत का फैसला। और ये सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े का सवाल नहीं है, ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ रास्तों के बीच एक इंतखाब है, 2 अलग दुनियाओं के बीच। ये एक ऐसा फैसला है जो इन सब की जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। यहाँ 2 बिल्कुल मुतजाद तसव्वुरात साफ नजर आते हैं। रानियोस्की के लिए बाग उनकी रूह का हिस्सा है, उनकी जज्बाती वाबस्तगी की अलामत। दूसरी तरफ लुपाखन इसे खालिसतन एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता है। इसके लिए माजी की कोई कीमत नहीं, सिर्फ मुस्तकबिल का मुनाफा अहम है। ये 2 मुख्तलिफ नस्लों और 2 मुख्तलिफ सोचों का सीधा सीधा टकराव है। रानियोस्की के कामों से साफ जाहिर होता है कि वो अपनी माली हकीकत को समझने से बिल्कुल कासिर हैं। वो अमली कदम उठाने के बजाय यादों और फजूल खर्ची में पनाह ढूंढती हैं। मतलब नीलामी के दिन एक महंगी पार्टी रखना, ये उस बात की बेहतरीन मिसाल है कि वो हकीकत से कितनी दूर हैं। वो अपनी आंखें बंद करके एक ऐसी दुनिया में जी रही हैं जो अब है ही नहीं। लेकिन नौजवान नस्ल का नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। आनिया और उसके उस्ताद ट्रोफिमोव के लिए ये बाग खूबसूरती की नहीं बल्कि तारीखी नाइंसाफी की अलामत है। वो इसमें उन गुलामों का पसीना देखते हैं जिनकी मेहनत से ये बाग खड़ा हुआ था। उनके लिए इस बाग का बिकना एक नया आगाज करने का मौका है। अब ड्रामा अपने उरूज पर पहुंचता है। एक तरफ रानियोस्की ने अपनी परेशानियों से बचने के लिए पार्टी रखी हुई है, और दूसरी तरफ शहर में उनकी किस्मत का फैसला हो रहा है। घर में मौसीकी और डांस है, जबकि नीलामी घर में हथौड़े की आवाज गूंज रही है। ये 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं का तसादुम है, जहां एक तरफ जश्न है और दूसरी तरफ तबाही। अगस्त का महीना, नीलामी का दिन, सब कुछ इसी एक दिन पर मुनासिर है। ये वो दिन है जब उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ा सवाल, आखिर फातेह कौन था? किसने इस तारीखी जायदाद को खरीदा, पुरानी दुनिया या फिर नई दुनिया? और फिर लोपा खान खुशी और फतह के नशे में चूर कमरे में दाखिल होता है और ऐलान करता है कि उसने जागीर खरीद ली है। ये ड्रामे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, एक ऐसा लम्हा जो सब कुछ बदल देता है। ये एक ऐसी खबर है जो सबको हिलाकर रख देती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी की सेल नहीं है, ये पुराने समाजी निजाम का मुकम्मल खात्मा है। वो शख्स जिसके बाप दादा इस जमीन पर गुलाम थे, आज वो उसका मालिक है। ये एक समाजी इनकलाब का लम्हा है, एक ऐसा लम्हा जो तारीख का रुख ही बदल देता है। अब मंजर एकदम बदल जाता है।
خاندان اپنے سابقہ گھر کی خالی دیواروں کے بیچ اپنی زندگیاں سمیٹ رہا ہے۔ ماضی ختم ہو چکا ہے اور اب صرف اس کی یادیں بچی ہیں۔ یہ ایک ایسا سین ہے جو دل کو چھو لیتا ہے۔ اور یہ جو آخری لمحات ہیں نا، یہ دکھ اور المیے سے بھرے ہوئے ہیں۔ خاندان پورا بکھر جاتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ماضی کی وہ آخری نشانی، وہ بوڑھا نوکر فیرس، اسے تو بس پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، بھلا دیا جاتا ہے۔ وہ اس پرانی دنیا کی بے بسی کی ایک جیتی جاگتی تصویر بن جاتا ہے۔ سچ میں یہ ایک ایسا انجام ہے جو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اور یہ آخری طاقتور آواز اس بات کی علامت ہے کہ ماضی کو کس بے رحمی اور تیزی سے صاف کیا جا رہا ہے۔ یہ ترقی کی آواز ہے، لیکن اس میں ایک گہرا دکھ بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی آواز ہے جو یاد دلاتی ہے کہ ہر نئی چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ہوتی ہے۔ پتہ ہے، چیکوف نے اپنے ڈرامے کو ایک کامیڈی کہا تھا، لیکن اس میں گہرا المیہ بھی ہے۔ یہ ٹریجی کامیڈی اسی لیے ہے کیونکہ یہ زندگی کے دکھ اور مزاخیز پہلوؤں کو ایک ساتھ پیش کرتی ہے، جو دو دنیاؤں کے درمیان اس عجیب و غریب منتقلی کو دکھاتی ہے۔ یہ ایک ایسا امتزاج ہے جو اس ڈرامے کو اتنا منفرد اور یادگار بناتا ہے۔ اور آخر میں یہ ڈرامہ ہمیں ایک لائے زوال سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے: ترقی کی قیمت کیا ہے؟ جب ہم ایک نیا مستقبل بنانے کے لیے ماضی کو مٹاتے ہیں تو ہم کیا کھوتے ہیں اور کیا پاتے ہیں؟ اس کا جواب شاید اتنا آسان نہیں جتنا لگتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر نسل کو خود تلاش کرنا پڑتا ہے۔